Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इचराना। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में स्टार्ट किया था हमने सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें हमने सॉल्यूशन चैप्टर में हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी क्या होती है और कंसंट्रेशंस की डिफरेंट यूनिट्स क्या होती है वो हम सब स्टडी कर चुके थे कंसंट्रेशन की यूनिट तक। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी। अब अगर सोल्यूबिलिटी में भी अब आपका देखो सोल्यू ये बताया था मैंने कि देखो दो टाइप के आपके सॉल्यूशन होते हैं। आपका रहा देखो दो तीन टाइप के आपके, एक तो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आपका लिक्विड 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 ही सोल्यूट है, लिक्विड ही सॉल्वेंट है, या फिर आपका गैस आपका सोल्यूट है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, या फिर आपके होते हैं गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन, गैस गैस का, गैस सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ये होते हैं आपके सॉल्यूशन। अब जो गैस गैस का सॉल्यूशन होता है, अब आपको पता है सारी की सारी गैसेज हैं एक दूसरे में क्या होती है, सोल्यूबल होती है। जो गैस सॉलिड का सॉल्यूशन है वो कैसे होता है, आपका जो गैस मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, जो स्पेस क्लोजली पैकिंग स्ट्रक्चर होते हैं सॉलिड्स के, उनमें जो स्पेस ऑक्यूपाइड, जो स्पेस एम्प्टी था वहां पे उस स्पेस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं आपके एलॉयज। अब एंट्रोपी का क्या होता है, अब क्या कोशिश होती है, देखो नेचुरल टेंडेंसी है जो मोस्ट सिस्टम्स, आपको पता ही है थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ चुके हैं, जो नेचुरल टेंडेंसी होती है जो मोस्टली सिस्टम्स की, वो क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा डिसऑर्डर होने की होती है। अब डिसऑर्डर्ड होने की होती है तो डिसऑर्डर हो रहा है तो मींस एंट्रोपी क्या है, इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी ऑलवेज फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को फेवर करती है एंट्रोपी, क्यों करती है, क्योंकि आपका डिसोल्यूशन करते हैं जब भी आपका इन्वॉल्व चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी। अब जैसे दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं आपके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पता है, व्हेन एक्सेस अनडिजोल्व्ड सॉल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद द डिजोल्व्ड सॉल्यूट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आपका क्या है, जो एक्सेस अनडिजोल्व्ड सॉल्यूट है वो आपका इक्विलिब्रियम में है डिजोल्व्ड सॉल्यूट के साथ। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें और भी ज्यादा सॉल्यूशन को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे और भी ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। जैसे आप किसी सॉल्यूशन को अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसमें सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है अब भी। सुपर सैचुरेटेड होता है जिसमें आपका पहले ही आपका ज्यादा अमाउंट हो चुका है आपका, उसमें और आप सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उसमें डिजोल्व नहीं होगा। अब फैक्टर्स जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जो हम मेनली आपका गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो आपका जैसे गैस की सोल्युबिलिटी है वाटर में, तो उसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कि टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है आपका कि गैस की सोल्युबिलिटी है जो वाटर के अंदर वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो सोल्युबिलिटी है गैस की क्या हो जाएगी, वो वाटर के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। नेक्स्ट है प्रेशर का इफेक्ट। गैस आप किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं तो एक टाइम आएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका आ गया, तो आपका इसको आपका प्रेशर क्या होता है आपका, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की वॉल्यूम क्या है, कम हो जाएगी, मींस कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा कोलिजन ओकर होंगे लिक्विड सरफेस पे। देखो यहाँ पे P1 है, दो डायग्राम इसमें दो इमेज है A और B। P1 प्रेशर कम है, P2 प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो क्या हो गया, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम कम होगी है, वॉल्यूम कम होगी तो कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ज्यादा कोलिजन आएंगे, मॉलिक्यूल पास पास है तो ज्यादा कोलिजन आएंगे सरफेस पे। अब जो प्रेशर का इफेक्ट है सोल्युबिलिटी पे, उसको हम हेनरी लॉ से, जो क्वांटिटेटिव इफेक्ट है कितना इफेक्ट होएगा प्रेशर बढ़ने से गैस की सोल्युबिलिटी पे, उसको हेनरी लॉ से डिफाइन करते हैं। तो हेनरी लॉ क्या करता है, बेसिकली आपका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है ये आपका गैस सोल्युबिलिटी में और प्रेशर में। जैसे इसकी एप्लीकेशंस भी हेनरी लॉ की, जो स्कूबा डाइविंग होती है उसकी, उसमें आपका हेनरी लॉ की ही आपकी एप्लीकेशन है वो। अब जो सोल्यूबिलिटी है गैस की, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इक्वल होती है आपका के एच इंटू पी ऑफ गैस। के एच है आपका हेनरीज कांस्टेंट और पी गैस है आपका प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मींस आपकी सोल्यूबिलिटी जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे ज्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी। तो डेफिनेशन भी लिखी हुई है, solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of the gas। अब आपका के एच यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, यूनिट्स हैं इसकी मोल्स पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। एक ये सिंपल प्रॉब्लम भी दे रखी है आपकी, हेनरी लॉ की के अकॉर्डिंग आपका गैस की सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रॉब्लम है
कि जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का बोतल के अंदर वो है आपका 4 एटमॉस्फेरिक, 25 डिग्री सेल्सियस पे 4 एटमॉस्फेरिक आपका प्रेशर है। व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2? CO2 की सोल्यूबिलिटी क्या होगी? हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 डिसॉल्व इन वाटर इज 3.3 into 10 raised to power -2 मोल पर लीटर एटमोस्फियर एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो अब टेम्परेचर का तो कोई रोल ही नहीं है, इक्वल टेम्परेचर है, तो आपका हेनरीज लॉ क्या कहता है? आपका सेम टेम्परेचर पे आपका सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इक्वल होती है हेनरीज लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई प्रेशर ऑफ गैस। दोनों वैल्यू दे रखी है आपकी, KH की वैल्यू आपकी 3.3 into 10 raised to power -2 और प्रेशर दे रखा आपका 4 एटमोस्फेरिक, तो मल्टीप्लाई करके आपका ये आ गया सोल्यूबिलिटी 0.1 मोल पर लीटर। 1 लीटर में 0.1 मोल, तो ये आपका क्या आ गया? सोल्यूबिलिटी। यहाँ तक क्लियर सबको? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेपर प्रेशर्स की। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर क्या होता है? जनरली जब आपका नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है नॉन वोलाटाइल। अब दो टर्म आती है, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल होता है जो इजिली इवेपोरेट हो जाता है, ऐसा सोल्यूट जो इजिली इवेपोरेट हो जाता है उसको बोलते हैं वोलाटाइल सोल्यूट। और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है जो आप इजिली इवेपोरेट नहीं होता, इजिली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है, वो होता है आपका नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो जब भी आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? सोलवेंट के वेपर प्रेशर को कम कर देगा। जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो आपका वेपर प्रेशर है जो सोलवेंट का उसको कम कर देगा। रोल्ट लॉ है इसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए। रोल्ट लॉ क्या कहते हैं आपका? कि जो वेपर प्रेशर होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में, जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो इक्वल होता है आपका वेपर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। जो प्योर सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है, देखो सबसे पहले सिंपल लेके चले आपका, नॉर्मली आपका सोलवेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है। तो वो कैसे कम होता है? तो वो आपका होता है प्रेशर ऑफ सोलवेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर, सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है उस सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ डेट सोलवेंट इन प्योर स्टेट। अब आपको पता है नॉन वोलाटाइल है सोल्यूट, तो मीन सोल्यूट की वजह से तो कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन। जो सोलवेंट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में वही आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। वो किसके इक्वल है? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई बाय मोल वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन प्योर स्टेट। आपका ये रोल्स लॉ है। अब आपका जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं उसमें इस टाइप से अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ ड्रा किया जाए तो आपका इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आती है। आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट इस टाइप से आता है। आपका ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट यहाँ पे ये होता है। जब मोल फ्रैक्शन 1 है आपका तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर क्या होता है? प्योर सोलवेंट का क्या होता है? मैक्सिमम होता है। देखो आप प्योर है सोलवेंट तो मोल फ्रैक्शन क्या ऑटोमेटिक 1 है, तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर क्या आएगा? सोलवेंट का मैक्सिमम होता है। अब जैसे जैसे आप सोलवेंट आप में सोल्यूट का अमाउंट ऐड करते रहेंगे तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि कम होता है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो आपका कम होता रहेगा। प्योर सोलवेंट का ये है यहाँ पे, और फिर जैसे जैसे आप सोल्यूट ऐड करेंगे तो आपका वेपर प्रेशर क्या होता रहेगा? कम। तो ये आपका ग्राफ दिखा रखा है। अब है नॉन आइडल। आइडल सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, उन सॉल्यूशंस को बोला जाता है आइडल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या होंगे? जिसमें दोनों आपके सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट क्या है? तो वोलाटाइल। सोल्यूट भी क्या है? वोलाटाइल। अब देखो सोल्यूट भी वोलाटाइल है तो सोल्यूट की वजह से भी वेपर प्रेशर होगा, तो उस टाइम पे जो रोल्ट लॉ है वो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे? जो टोटल सॉल्यूशन है प्रेशर का, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो सिर्फ सोलवेंट के इक्वल नहीं होगा, वो सोल्यूट पे भी डिपेंड करेगा। सोल्यूट पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि वोलाटाइल सोल्यूट है, तो वहां पे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट मोल फ्रैक प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। जो नॉन आइडल सॉल्यूशन होता है उनका मोल फ्रैक्शन वो जनरली आइडल की तरफ बिहेव करते हैं जब आपका मोल फ्रैक्शन 0 से 1 है। मीन सोल्यूट का अमाउंट जितना कम करते जाएंगे तो वो सॉल्यूशन उतना ही आइडियलिटी की तरफ मूव करते जाएंगे आपका। अब ये दे रखे हैं जैसे आपका 3 ग्राफ दे रखे हैं, तो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो दे रखा है आपका केस में जो रोल्ट लॉ को ओबे कर रहे हैं जो कंपोनेंट, जैसे एक्स ये आपका प्रेशर ए का है, ये प्रेशर बी का है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है आपका। ये है जो आपका फॉलो कर रहे हैं रोल्ट्स लॉ।
अब ये दो डायग्राम है, ये है आपका जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब इनमें भी ये है, देखो इसमें जो ये रेड लाइन है, ये देखो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, ये ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, वो ज्यादा है, रोल्स लॉ जितना होना चाहिए था ना उससे ज्यादा है, पॉजिटिव डेविएशन है। ऐसे ही बी वाले में भी देखो पॉजिटिव डेविएशन है, और जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, जितना रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए था उससे क्या है, ज्यादा। तो ये है आपका, इसमें क्या होता है जब सोल्यूट और सोलवेंट में वीक इंटरेक्शन है, तब उस टाइम पे ऐसा ग्राफ आता है, जब सोल्यूट और सोलवेंट में इंटरेक्शन वीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है सोल्यूट और सोलवेंट में, मिक्स किया, इंटरेक्शन उनमें स्ट्रॉन्ग है, तो आपका इस टाइप से ग्राफ आता है, ये आपका नेगेटिव डेविएशन आता है। ये दिखा रखा है आपका डायग्रामेटिकली। अब क्या होता है जब आपका आइडल सॉल्यूशंस के केस में क्या होएगा आपका, एक तो डिफरेंस भी यहां से पता कर सकते हैं आप आइडल और नॉन आइडल में। फर्स्ट तो आइडल सॉल्यूशन में आपका डिफरेंस आ जाता है, तो फर्स्ट तो क्या आइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सोल्यूट सोल्यूट में और सोलवेंट सोलवेंट में जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वही सोल्यूट और सोलवेंट में होगी। देखो जितना स्ट्रॉन्ग सोल्यूट सोल्यूट या सोलवेंट सोलवेंट में था इंटरेक्शन, वही किस में होएगा, सोलवेंट सोल्यूट सोलवेंट में होएगा। लेकिन आपका नॉन आइडल में ऐसा नहीं होएगा, सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट के इंटरेक्शन जितना नहीं होएगा सोल्यूट सोलवेंट का इंटरेक्शन, या तो कम होएगा या ज्यादा होएगा। और जैसे यहाँ पे क्या है, ज्यादा हो रखा है, जब स्ट्रॉन्ग है इंटरेक्शन तो उस टाइम पे आप बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन है। और अगर आपका सोल्यूट सोलवेंट का जो इंटरेक्शन है वो कम है, आपका सोल्यूट सोल्यूट या सोलवेंट सोलवेंट के इंटरेक्शन से, लास्ट वाला केस है जो, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट वाला है आपका आइडल सॉल्यूशन, जिसमें आपका सोल्यूट सोलवेंट का इंटरेक्शन, सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट का इंटरेक्शन सोल्यूट सोलवेंट के इंटरेक्शन के सेम होता है, जबकि नॉन आइडल में ऐसा नहीं होता। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो आपकी क्या होती है, आइडल के केस में जीरो होती है, नॉन आइडल के केस में वो जीरो नहीं होगी। अब जीरो नहीं होगी तो आपका नेगेटिव के केस में वो नेगेटिव होगी और पॉजिटिव के केस में वो पॉजिटिव होगी। जो डेल्टा टी है वो भी आपका क्या होगा, जीरो होगा आपका आइडल के लिए, लेकिन नॉन आइडल के लिए वो जीरो नहीं होगा, नेगेटिव वाले के लिए पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले के लिए नेगेटिव। अब एग्जांपल दे रखे हैं आइडल सॉल्यूशन का, एक टाइप से एग्जांपल है बेंजीन और टोल्यूइन का जो सॉल्यूशन है वो आपका आइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। लेकिन एसीटोन और वाटर का जो एग्जांपल है वो आपका क्या है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। क्यों है बेटा, देखो आपको ये मिलेगा नहीं, आपको बुक में देखोगे, सिंपल आपने ये ध्यान रखना है, जहां पे ए और बी का इंटरेक्शन क्या है, आपका सोल्यूट सोलवेंट का इंटरेक्शन है वो ज्यादा है सोल्यूट सोलवेंट से। अब एसीटोन और वाटर में क्या होगा आपका, जो एसीटोन और वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो जो इनमें इंटरेक्शन है वो आपका क्या हो गया, ज्यादा, तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। और जो इथेनॉल और हेक्सेन है वो आपका क्या है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। वो क्यों है, देखो आपका लिखा हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन कब बोलते हैं, जब सोल्यूट सोल्यूट या सोलवेंट सोलवेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है सोल्यूट सोलवेंट से। देखो इथेनॉल एक मान लिया सोल्यूट है, तो इथेनॉल में आपस में, इथेनॉल अपने दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। लेकिन इथेनॉल हेक्सेन के साथ नहीं कर सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हेक्सेन आपका नॉन पोलर है, इथेनॉल आपका पोलर है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूट और सोलवेंट का इंटरेक्शन तो आपका वीक है, लेकिन इथेनॉल इथेनॉल का इंटरेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है। तो सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन या सोलवेंट सोलवेंट का इंटरेक्शन जहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट के इंटरेक्शन से ज्यादा हो, तो वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन था। नेक्स्ट क्लास में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।